फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्रो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी हमारे उत्तरी भारत के मैदानों के बारे में, जिनका वर्गीकरण हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ किया था। लेकिन आज अब इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे भारत के पश्चिम से पूर्व विभाजन में, जिसे भू जलवायु और भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। भू जलवायु और भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे मैं मैप की सहायता से आपको दिखा रहा हूँ। आपको इधर मैप दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर आपको मैप दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मैंने अलग से इस प्रकार से जो मैदानी क्षेत्र है उनको अंकित किया हुआ है। इन मैदानी चित्रों में हम देखेंगे तो ये हमारा मैप है। यहाँ पर हमारी हिमालय पर्वतमाला वगैरह ये फैली हुई है, और इन हिमालय पर्वतमालाओं के निचले यानी दक्षिण की तरफ हमारा उत्तरी भारत का मैदान फैला हुआ है, जिसे अलग अलग भागों में पश्चिम से पूर्व की तरफ विभाजित किया है, या फिर उसे कहे तो उसकी जलवायु व उसकी भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर उसे वर्गीकृत किया गया है। तो उसमें हम देखेंगे इसे 4 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें से पहला है हमारा राजस्थान का मैदान, दूसरा है हमारा पंजाब व हरियाणा का मैदान, तीसरा है हमारा ये ऊपरी गंगा, मध्य गंगा व निम्न गंगा के तीनों को मिलाकर इसे हम गंगा का मैदान कहते हैं, चौथा है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो मूलतः उत्तरी भारत के मैदान जो पश्चिम से पूर्व विभाजन देखते हैं, उसे जलवायु या भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम कहेंगे 4 प्रकार से बांटा गया है, जिनके अलग अलग प्रकार है, जिन्हें हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बता रहा हूँ इन सब मैदानों की जो विशेषताएं क्या है और इनका विस्तार से हम किस प्रकार से इसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान के मैदान की विशेषता क्या है, ये पहले तो देखते हैं हम ये कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान का मैदान जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर जो हमारे अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में ये राजस्थान का मैदान स्थित है। अगर इसका कुल क्षेत्रफल देखें, इस मैदानी भाग का क्षेत्रफल देखें, तो कुल क्षेत्रफल इसका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हमारे राजस्थान के मैदान के बारे में बात की जा रही है। राजस्थान का मैदान 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका प्रमाण अगर हम देखें, इस मैदान का निर्माण समुद्र के पीछे हटने से हुआ, जो कि समुद्र यहाँ पर जो हमारा समुद्र स्थित है और समुद्र का जो भाग पीछे हटा, उसके कारण इस बड़े भाग का मैदानी क्षेत्र में निर्माण हो गया। अगर इसका प्रमाण देखें तो जो जयपुर के निकट खारे पानी की सांबर झील है, उसमें पाया जाता है इसका प्रमाण, क्योंकि राजस्थान के मैदान का जो बड़ा हिस्सा था वो समुद्र के नीचे स्थित था। इस मैदान में जब सरस्वती जैसी कई नदियों का सूखे तल मिले और उससे हमें जो संकेत मिले, उससे पता चलता है कि क्षेत्र पहले उपजाऊ था। तो ये राजस्थान का मैदान पहले एक उपजाऊ क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती जैसी नदियों के सूखे तल मिलने के संकेत मिलते हैं। अब वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में राजस्थान का ये बड़ा मैदान एक मरुस्थल के रूप में सीमित रह चुका है। एक मरुस्थल यानी एक बड़ा सा रेगिस्तान का रूप इसने ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक जो बालुकाओं और स्तूपों में जो बर्खान से ढका हुआ क्षेत्र है, उसके कारण ये बड़ा मरुस्थल कहलाता है। और इसके निर्माण से जो इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पर एक गहन कृषि इंदिरा गांधी नहर के कारण की जाती है। अब आगे दोस्तों हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में। अब अगर दोस्तों हम पंजाब व हरियाणा के मैदान की बात करें, तो पंजाब व हरियाणा का मैदान जो कि किस प्रकार से निर्मित है, अगर इसकी हम बात करें तो इस मैदान का जो विशिष्ट लक्षण हम देखें तो इसका विशिष्ट लक्षण दोआब है, जो कि 5 दोआब यानी 5 नदियों का संगम होने के कारण, इन 5 नदियों के दोआब के कारण, दोआब का मूल अर्थ होता है कि जो 2 नदियों के मध्य की भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। दो नदियाँ गुजरती है, उनके मध्य की जो भूमि है वो दोआब का क्षेत्र कहलाती है। तो इन दोआब के लंबे समय से कार्य करने के कारण यहाँ पर इन दोआबों में एक समरूप भू आकृति वाला स्थल बना दिया। इस स्थल के निर्माण में महत्वपूर्ण नदियाँ थी, जो कि सतलुज,
रावी व व्यास, इन नदियों द्वारा जो निक्षेपण लाया गया, इन सतलुज, रावी, व्यास नदियों के द्वारा जो निक्षेपण लाया गया, इसके कारण इस पंजाब के मैदान की उत्पत्ति हुई। अगर ये इसका उत्तर से दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई देखें, अगर उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई देखें तो उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई देखें तो 650 किलोमीटर है, और अगर पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई देखें तो 300 किलोमीटर है। ये चौड़ा 300 किलोमीटर और लंबा 650 किलोमीटर है। और इस मैदान को गंगा के मैदान और इस मैदान को दिल्ली रेंज जहाँ पर स्थित है वहाँ से इस मैदान को अलग किया जाता है, यहाँ से गंगा का मैदान और यहाँ पर पंजाब का मैदान, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और इस मैदान की एक विशेषता है कि इसका ढाल उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम और दक्षिण में है। इसका ढाल उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम, इस प्रकार से इस मैदान का ढाल दिया हुआ है। तो ये था हमारा पंजाब और हरियाणा का मैदान। इसकी उत्पत्ति दोआबों के कारण हुई, जिनमें महत्वपूर्ण नदियाँ थी सतलुज, रावी व व्यास। इन 5 दोआबों के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ। तो अब आगे हम बात करेंगे गंगा का मैदान के बारे में, उसको हम विस्तार से समझेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे गंगा के मैदान के बारे में। गंगा के मैदान की अगर हम बात करें तो गंगा का मैदान जो कि पश्चिम में यमुना नदी पर, पूर्व में बांग्लादेश की सीमा के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर ये पश्चिम में, यहाँ पर इसकी यमुना नदी, और अगर पूर्व में देखें तो बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश तक इसकी सीमा बनी हुई है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, पूरे गंगा के मैदान की लंबाई की, तो ये 1400 किलोमीटर और चौड़ा 300 किलोमीटर के आसपास है। गंगा के मैदान की अगर लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर के आसपास है। और इसे भी अलग अलग उप भागों में बांटा जा गया है, जैसे कि मैं आपको मैप में दिखाया गया है कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो इसमें हम ऊपरी गंगा के मैदान की अगर हम बात करें तो इसकी सीमा अगर देखें, इसकी पश्चिमी सीमा यमुना नदी के अफवा क्षेत्र से, और उत्तर में इसकी सीमा शिवालिक पर्वत, यहाँ पर जो हमारा शिवालिक पर्वत है वहाँ से लगती है इसकी उत्तरी सीमा। और इसके अंदर जो ये मैदान हमारे गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र के अंदर विस्तृत है। ये गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत है। और इस मैदान के अंतर्गत अन्य नदियां हैं, जो कि काली व शारदा नदी अपना जल अपवहित करती है इस नदी के, जो कि एक उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। और इस उपजाऊ क्षेत्र में अनेक प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें गेहूं, चावल, सरसों आदि प्रकार की कृषि की जाती है। इस ऊपरी गंगा के मैदान के बारे में मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मध्य गंगा का मैदान। अब अगर दोस्तों हम मध्य गंगा के मैदान की बात करें, मध्य गंगा के मैदान की बात करें तो यहाँ पर ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये मध्य गंगा का मैदान है। तो अगर ये इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मध्य, यहाँ पर जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित है, उसके उत्तर प्रदेश के मध्य एवं पूर्वी भाग तथा बिहार के पटना तक फैला हुआ है। ये मध्य व पूर्वी भाग एवं बिहार के पटना तक यहाँ पर ये फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत हमारा मध्य गंगा का मैदान फैला हुआ है। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें जो जलोढ़ निक्षेप की एक मोटी परत है, ये नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप, जो कि जलोढ़ अवसाद होते हैं, उनके निक्षेप की एक मोटी परत है। इसमें कंकड़ की मात्रा बहुत कम है। अगर ये यहाँ पर जो नदियाँ है प्राय अपना मार्ग बदल कर चलती है, इस मैदान में नदियाँ अपना प्राय मार्ग बदल कर चलती है। और इस क्षेत्र को 2 नदियाँ अफवाही करती है, जैसे जो कि गंगा की सहायक नदी है सोन व गंडक नदी इस क्षेत्र में अपना जल प्रवाहित करती है। तो ये तो था हमारा मध्य गंगा का मैदान। इससे पहले पढ़ा हमने उत्तरी गंगा का मैदान। अब हम पढ़ेंगे निम्न गंगा का मैदान। अब निम्न गंगा के मैदान की बात करें तो निम्न गंगा के मैदान की बात करते हैं। अब हम देखते हैं निम्न गंगा का मैदान। अब निम्न गंगा का मैदान अगर हम यहाँ पर मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो निम्न गंगा का मैदान यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग हमारा निम्न गंगा का मैदान है, जिसकी
जो पटना से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसकी सीमा पटना से लेकर बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। इसकी सीमा है जो पूर्व में अगर हम देखें तो असम एवं बांग्लादेश में इसकी सीमा लगती है, और पश्चिम में देखें तो यहाँ पर हमारा छोटा नागपुर का पठार है, उससे इसकी लगती है, और दक्षिण में देखें तो दक्षिण में ये सुंदरबन डेल्टा तक इसकी सीमा निर्मित है, और ये इन सुंदरबन डेल्टा द्वारा निर्मित होती है। अगर हम इस मैदान की बात करें तो इस मैदान में जो नदियां हैं अपना जल प्रवाहित करती है, अपवाहित करती है, उनमें तीस्ता, संकोश, महानंदा, दामोदर, स्वर्णरेखा, ये आदि नदियां अपना जल प्रवाह इस निम्न गंगा वाले मैदान में करती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा अभी सबसे पहले राजस्थान का मैदान, फिर पंजाब का, हरियाणा का मैदान, फिर गंगा का मैदान जिसमें ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। अब हम पढ़ेंगे जो कि अंतिम में हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो मैप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो कि पूर्वोत्तर भाग का सबसे बड़ा विशाल मैदान है। ये भी एक पूर्वोत्तर भाग का एक विशाल मैदान है जो कि पूर्वोत्तर में फैला हुआ है। इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो ये 56,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। इस ब्रह्मपुत्र मैदान के अगर उत्तरी किनारे को देखें तो ये उसकी असम घाटी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। असम घाटी के अंदर घाटी है जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है इस ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। और इस यहाँ की जो मिट्टी है वो एक अच्छी और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर चावल और जूट की खेती अच्छी की जाती है। अगर इस मैदान की अगर एक और बात करें तो ये चाय बागानों व 2 नेशनल पार्क काजीरंगा व मानस दो जो नेशनल पार्क है हमारे, और चाय के बागानों के कारण ये मैदान थोड़ा प्रसिद्ध है। ये था हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। दोस्तों तो ये तो हो गए हमारे उत्तरी भारत के मैदान का एक चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था कि खादर, बांगर और तराई और बाबर जैसे मैदानों के बारे में, जो कि हमारे उत्तर से दक्षिण की तरफ थे। इस वीडियो में हमने देखा पश्चिम से पूर्व के और विभाजन जो कि हमारे मैदानों का। तो हिमालय का भी हो गया, उत्तरी भारत के मैदानों का भी हमने विस्तार से समझ लिया। अब हम आगे बात करेंगे इस वीडियोज में जो कि हमारे तटीय मैदान है वगैरह, इनके बारे में हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी पढ़ लिया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे इन चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को मदद हो सके। और इस वीडियोज़ के माध्यम से जो मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ उसके माध्यम से जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनके द्वारा ही, उनको ध्यान में रखकर ही मैं ये आपको वीडियोज़ उपलब्ध करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।